आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में समृद्ध मातृत्व अभियान की आधारशिला आदरणीय हम लोगों के स्वामी काड सिद्धेश्वर महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया और डॉक्टर वर्षा पाटिल जी को इस अभियान के संयोजक के रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। मंच पर सभी आदरणीय सांसदगण, सभागार में आए हुए देश के विभिन्न कोने से सभी सामाजिक कार्यकर्तागण, आज जिस गंभीर विषय पर यह जो विमर्श है, राष्ट्रीय विमर्श, यह तकनीकी रूप से बहुत कठिन विषय है और इसीलिए डॉक्टर वर्षा पाटिल जी ने तकनीकी विषय को बताया, लेकिन मैं इसके सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव पड़ेंगे इस देश में और जो ये समस्या है जो कि आम जन के भीतर यह समस्या नहीं, अभी तक यह संकट था। जनसंख्या भारतीय पूरे परिप्रेक्ष्य में पिछले अगर देखें 75 सालों से तो एक हम राष्ट्रीय समस्या के रूप में बढ़ती जनसंख्या को मानते रहे हैं और इसीलिए इसके लिए नियंत्रण की बात हुई थी। एक समय था 1974 के आसपास जब देश में इमरजेंसी लागू हुई तो उस समय एक बड़ा नसबंदी अभियान के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय विषय भी बना था। तब हमारा राष्ट्रीय औसत था 5.4% प्रति वर्ष, जो एक तरह से विस्फोटक स्थिति था। और विमर्श के बाद जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी, नियंत्रण वाली जो नीति बनी, हम लोगों ने पिछले 74-75 जिसको आप कह लें और ये आज हम 25-26 कह लें, तो इन 50 सालों में हमने कभी इसकी समीक्षा ही नहीं की कि इसका परिणाम क्या निकले। क्योंकि दशकीय जनगणना में हमेशा ये आंकड़े आ जाते थे, जो हर 10 साल पे जो जनगणना होता था तो उससे हमारे सभी आंकड़े आ जाते थे, इसलिए हमारी नीतियों को बनाने में थोड़ा आसानी होता था। लेकिन किन्हीं कारणों से मैं मानता हूं कि दुखद भी है कि 2011 के बाद जनगणना अभी हुआ ही नहीं, जो 2027 तक संभावित है, जबकि ये आ जाना चाहिए था 2021 तक। अगर हमारे सामने इस देश के नीति निर्माण करने वालों के सामने जब आंकड़े होते हैं तो उस पर विमर्श थोड़ा आसानी से, तथ्यात्मक रूप से आसानी से होता है और लोगों की समझ विकसित भी होती है और समझाने में आसानी होता है। अभी जो हम लोग के पास आंकड़े हैं वो नेशनल सर्वे सैंपल बोलते हैं, उसके जरिए आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं मानते हुए, लेकिन हम लोग नीति निर्माण की पूरी प्रक्रिया उसी आंकड़े से करते हैं। 2019 में ही करीब 7 साल पहले ही बात आ गई थी कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या का जो प्रतिस्थापन जो दर है वो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में है। जितने लोग मृत्यु, देश में जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उतने लोगों का जन्म नहीं हो रहा है। ये साधारण भाषा में बता रहा हूं। मैं कहूं कि 2.1 प्रतिस्थापन दर होना चाहिए, दुनिया का स्टैंडर्ड है, लेकिन वो समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है 2.1% क्या होता है। लेकिन बस आसान शब्दों में कहूं तो जितने लोगों को प्रति वर्ष मृत्यु हो रही है इस देश में, उससे कम लोगों का देश में जन्म हो रहा है। यह बात शायद कोई नहीं न समझने को तैयार है और न ये विमर्श में है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आज के इस विषय को मैं एक लाइन में इस बात को कहना चाहता हूं। आज स्थिति है कि 1.8 है, 2 आदमियों की मृत्यु जो हो रही है उसके बदले में 1.8 व्यक्ति का जन्म हो रहा है बस देश में। यह अमेरिका से भी नीचे है। अमेरिका, जापान के बारे में रोज इसलिए माना जा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, उसका जीडीपी में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो इंसान चाहिए, जो यंग
जनरेशन चाहिए वो है ही नहीं। इसीलिए उन लोगों ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम और रोबोट्स के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेंटेन करें, आगे तो भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने अलग तरह की चुनौती होगी भारत के भीतर, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही ताकत हुआ करती थी कभी भी। हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है इसके बारे में। जो हमारे सामने जो उल्लेखनीय है, दो बड़ी महत्वपूर्ण हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। आप लगातार देख रहे हैं कि एक विमर्श है राष्ट्रीय स्तर पे, दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत का एक विमर्श है। लगातार दक्षिण भारत के राज्य यह कंप्लेन कर रहे हैं कि हम जो पैसा कमाते हैं, राष्ट्रीय जो जीडीपी मेरा योगदान है, उसका बड़ा हिस्सा उत्तर भारत को जा रहा है। और कैसे जा रहा है? 12th फाइनेंस कमीशन ने 12वीं वित्त आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों का बंटवारा में भूगोल के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो जनसंख्या होगा। क्योंकि लगातार जनसंख्या दक्षिण भारत की कम हो रही है, इसीलिए रिसोर्स के एलोकेशन में उनको थोड़ा पैसा कम जाना हुआ। और उत्तर भारत में जहां जनसंख्या ज्यादा था, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, वहां पैसा थोड़ा एवरेज ज्यादा जाने लगा 12वीं वित्त आयोग के बाद। ये तो अभी 17वीं आने वाला है। इसलिए आप लगातार इस विमर्श को आप देखते होंगे। उनका कहना है, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के लोगों का, कि हमने जनसंख्या नियंत्रण जो किया उसके लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन हमको दिल्ली ने पनिश कर दिया, दंडित कर दिया। एक विमर्श है। दूसरा जो अभी राजनीतिक बड़ा सवाल है वो है हमारे पास डिलिमिटेशन का, कि पुनर्निर्धारण करना है लोकसभा और विधानसभा की सीटों को इस देश में, जो जनसंख्या उसका एक मूल आधार होगा। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बिल डिक्लाइन कर गया कि यह असमान रूप से अगर हुआ तो राष्ट्रीय जो हमारा एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य का जो सिद्धांत है पहले भी प्रभावित था। इसीलिए राज्यों को विशेष रूप से अवसर दिया गया कि आपको जनसंख्या के आधार पर नहीं, इतना सीट आपको एलोकेट करते हैं, फिर उस राज्य के भीतर जनसंख्या का भागा देके लोकसभा का क्षेत्र निर्धारण करते थे। एक समस्या पैदा हुआ एक दिन में नहीं, ये 50 साल के जनसंख्या नियंत्रण वाली जो व्यवस्था थी, उसके जरिए जो दो नई चुनौती आपके सामने जो पेश हुआ है, उसका मैं यहाँ पे इसलिए जिक्र किया कि इसको केवल जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या से ही नहीं देखना है, इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू को भी समझना होगा। जल्दी करें। ये हम इसलिए थोड़ा सा बताए, और इसके लिए जो हम लोगों का जो प्रयास करना होगा, सरकार के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, माननीय मंत्री साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए हम लोगों को हमको व्हाइट पत्र जारी करना होगा कि वर्तमान स्थिति है कहाँ। 27 जनगणना का रिपोर्ट भी एक व्हाइट पेपर ही होता है, लेकिन फिर भी हम 27 तक क्यों इंतजार करें? इसके लिए एक निश्चित तौर पे प्रयास करें कि हम एक कोई कमेटी, हाई लेवल कमेटी बना करके इस बात को चर्चा में लाने का काम करें। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के ज्यादा बच्चे हो रहे हैं और कुछ लोगों के एकदम नहीं हो रहे हैं, ये एक चैलेंज है। इसको हम नटसेल में कह रहे हैं, किसी के 4-5 बच्चे हैं, किसी के एक भी नहीं है, तो एवरेज तो दिखता है कि हो गया मेंटेन मेरा 2.1, लेकिन अगर देखें तो नेचर के अगेंस्ट में है। सभी को बच्चे होने चाहिए, ये प्रकृति कहती है। किसी को ज्यादा हो इसकी आलोचना मैं नहीं करता, लेकिन किसी को ना होना ये राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। इसीलिए ये विषय की एक मूल उसमें अध्ययन में होना चाहिए। इसके इलाज के लिए अगर ये समस्या है तो इसके लिए इलाज के लिए भी सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना होगा, और इसके लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल डिस्कशन ग्रुप तैयार करना होगा। उसके आधार पे जो निर्णय हो वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना होगा, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी विचार करे 2-3 महीने में कि इसमें हम लोग आगे जनसंख्या नियंत्रण की जगह अब इस शब्द का इस्तेमाल करना होगा, जनसंख्या का प्रबंधन। जहां कम है वहां कैसे ठीक किया जाए, और ज्यादा वाला तो 3 राज्य रह गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, 3 राज्य में जनसंख्या प्रतिस्थापन दर से ऊंचा है। रेस्ट सबसे जो खराब स्थिति है दिल्ली के भीतर, और यहाँ पे
1.2 है, जो होना चाहिए 2.1। हर साल 2 आदमी की मृत्यु के बाद बदले में दिल्ली में जन्म लेने वाले लोग 1.2 ही रह गए हैं। सबसे वर्स्ट कंडीशन दिल्ली में है। तो इसीलिए कई बार कहा गया कि कैसे क्यों हुआ, तो इसके अलग अलग कारण हैं। गरीबी कहीं कारण है, कहीं अशिक्षा कारण है, कहीं ज्यादा पढ़ाई लिखाई कारण है, कहीं ज्यादा अमीरी कारण है, अलग अलग इलाके में। कहीं उसके पर्यावरणीय प्रभाव हैं, कहीं उसके सामाजिक प्रभाव हैं। कई जो हमारे आदिवासी जो कम्युनिटी है, जंगलों में रहने वाले, जंगल कट रहे हैं, वहां कई विलुप्त हो रही है प्रजातियां, कई इंसानों की ऐसी जातियां जो खत्म हो रही हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण है। इसीलिए राष्ट्रीय जनसांख्यिकी अनुसंधान कोष बनाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज और सारे मेडिकल कॉलेजेस को अलग से फंड कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे महत्वपूर्ण सुझाव हैं। और बाकी इस कार्यक्रम में 2 दिन के भीतर जो आएंगे, इसको हम लोग एक समेकित रूप से एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के सामने भी प्रस्तुत करने का काम करेंगे। मैं सभी आयोजकों को भी और आए हुए सभी सम्मानित नेतागण को भी मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।